हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 3D क्लासेस। इससे पहले हमने दो वीडियो पढ़े। सबसे पहले हमारा था कि जितने भी इस अध्याय 5 में जिसमें वंशागति प्रभाविता के सिद्धांत हैं, इसमें कौन कौन सी शब्दावलियाँ आती हैं उसके बारे में हमने जाना। सेकेंड लेक्चर में हमने देखा कि मेंडलवाद किसे कहते हैं, यानी कि मेंडल के बारे में जाना। मेंडल कहाँ से थे, जन्म कब हुआ उनका, कितने वर्ष तक उन्होंने किस पौधे को प्रयोग किया, मटर के पौधे लेने के क्या कारण थे, इन सारी चीज़ों को। आज टॉपिक नंबर 3 है इसका, इस अध्याय का, जिसमें हमको पढ़ना है एक जीन की वंशागति। तो इसके पीछे वीडियो हमने बताया था कि मेंडल ने अपने एक जीन की वंशागति में विपरीत लक्षणों में से एक लक्षण को चुना, जिसमें से लंबे और बौने पौधे को लिया। मतलब एक लक्षण मतलब पौधे की ऊंचाई को लिया, जिसमें से उन्होंने ये कहा कि अगर किसी भी लंबे या बौने पौधे को हम लेते हैं तो उसमें से जनक द्वारा जो भी लक्षण उनके संततियों में आते हैं, F1 जनरेशन में हमेशा प्रारूपी लक्षण ही दिख पाते हैं, जबकि अप्रारूपी लक्षण F1 जनरेशन में नहीं दिख पाते हैं। वहीं F2 जनरेशन में जब उन्होंने स्वतः परागण कराया उस F1 वाले जनरेशन के संततियों में, तो F2 वाले जनरेशन में उन्होंने पाया कि कुछ प्रारूपी गुण थे और कुछ अप्रारूपी गुण थे। तो उन्होंने क्या बताया, यहां देखते हैं इस टॉपिक का पॉइंट नंबर 1। मेंडल ने वंशागत के अध्ययन के लिए मटर के एक विपरीत लक्षण यानी लंबे और बौने पौधों का चयन किया। इस प्रयोग द्वारा उन्होंने एक जीन का आनुवंशिक अध्ययन किया। मतलब ये बताया कि हम किसी एक जीन के आनुवंशिक अध्ययन को देखेंगे और उसमें पाएंगे कि आखिर उनमें किस चीज की गुण ज्यादा रह रही है। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ है कि एक संकरण से उत्पन्न बीजों को उगाकर उन्होंने प्रथम संकरण पीढ़ी को पौधे को प्राप्त किया, जिसे हम बोलते हैं प्रथम संतति पीढ़ी या F1 जनरेशन। शॉर्ट में इसको बोलते हैं हम लोग क्या, F1 जनरेशन। तो उन्होंने क्या किया कि प्रथम जनक द्वारा दो युग्मकों को लिया और उनका संयुग्मन कराया, जिससे पाया उन्होंने क्या, एक F1 जनरेशन को प्राप्त किया। तो उन्होंने देखा कि F1 जनरेशन में सभी के सभी पौधे क्या हैं, लंबे हैं। मतलब ये कि सभी के सभी पौधे क्या हैं, प्रारूपी लक्षण वाले हैं, अपने लक्षण को ज्यादातर दिखला रहे हैं। इसके बाद पांचवा पॉइंट यहां बोल रहा है कि बौने पौधे का अनुपात, यानी कि F1 जनरेशन में बौने पौधों का गुण कुछ भी नहीं दिखा, सिक्का किसका दिखा, लंबे पौधों का। तो F2 जनरेशन का जो अनुपात था बौने पौधों के लिए वो था 25% और जबकि 75% लंबे पौधों के लिए था F2 जनरेशन में। यहाँ F1 जनरेशन में सभी के सभी लंबे पौधे थे जो अपने प्रारूपिक गुण को दिखा रहे थे। इसके अलावा F2 जनरेशन में यहाँ 25% बौने पौधे दिखे और 75% लंबे पौधे दिखे। मतलब ये कि मेंडल ने कहा कि अपने एक जीन प्रारूपी गुण में जो बौने पौधे हैं वह अपना गुण F1 जनरेशन में न दिखाकर F2 जनरेशन में दिखला रहे हैं। फिर यहाँ छठा पॉइंट बोल रहा है कि F2 जनरेशन का पीढ़ी जो यहाँ पर आया उन दोनों के लक्षणों का अनुपात था 3:1। अब यहाँ समझ वाली दो पॉइंट है। अब जो लक्षणों का अनुपात आया वो दो पॉइंट में आता है। एक होता है जिसे हम बोलते हैं जीन प्रारूपी और एक को बोलते हैं लक्षण प्रारूपी। ये दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के व्यू से समझना बहुत जरूरी है कि जीन प्रारूपी किसे कहते हैं और लक्षण प्रारूपी किसे कहते हैं। तो पहला कहते हैं जीन प्रारूपी। तो जीन प्रारूप हम उसे बोलते हैं किसी जीव से किसी जीनी संरचना का उस जीव का जीन प्रारूप कहलाता है। जैसे हम समझाना चाहेंगे, अगर कोई जनक है तो उस जनक द्वारा जो युग्मक आए और वो युग्मक जब संलयन किए तो F1 जनरेशन में कुछ गुण दिखे। तो हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि किसी भी जीवधारी के अंदर जो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण जाते हैं उनको ढोने का काम क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद DNA करता है और DNA के ऊपर एक छोटा सा खंड पाया था जिसको हम बोलते हैं जीन। ये उसका मुख्य काम है।
तो यहाँ जीन क्या कर रहा है, मतलब कि वो जो किसी भी जीव की जीवी संरचना, वो जीव संरचना क्या हो सकती है, शरीर की बनावट, आंखों का रंग, त्वचा का रंग, बालों का रंग इत्यादि, ये सब जीवी संरचना है जो वहां दिखेगा कि नहीं जनक से संततियों में वह गुण कैसे आ रहा है, तो वो होगी जीवी संरचना। इसके बाद आता है लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप वो होगा कि अनुवांशिक लक्षण या विशेषण, जिसको हम बोलते हैं हेरेडिटरी कैरेक्टर या ट्रेट्स, जो स्पष्ट रूप से दिखे उसे हम बोलेंगे लक्षण प्रारूप। अब यहां हम समझना चाहेंगे कि हमने कहा कि अगर हमें एक संकर संकरण करना होगा, मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो उसमें हमें क्या प्राप्त होगा, तो हम देखेंगे यहां हमें कैपिटल की जिसको हम डिनोट करते हैं लंबे पौधे के लिए, ठीक, और स्मॉल टी हम डिनोट करते हैं बौने पौधे के लिए। बौने पौधे के लिए तो हम यहां क्या करेंगे कि ये जनक है और इनमें से हम एक युग्मक यहां संलयन कराएंगे। तो जब हम यहां से एक युग्मक संलयन कराएंगे तो यहां जो F1 जनरेशन पाएंगे हम लोग, जो F1 जनरेशन पाएंगे तो F1 जनरेशन कुछ इस तरह आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये F1 जनरेशन में जितने भी हमारे गुण आए तो ये गुण हमारे कहलाएंगे क्या, जीन प्रारूपी। तो इसका अनुपात आप क्या देंगे, तो F1 जनरेशन में सभी के सभी क्या है, लंबे पौधे हैं, सभी के सभी क्या है, लंबे पौधे। तो ये जो गुण जनक द्वारा आया यही कहलाएगा क्या, जीन प्रारूप। और ये जो लक्षण हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जो जीन जनकों द्वारा संततियों में आया वो दिखता कैसा है, तो वो जो दिखने वाले गुण होंगे वह कहलाएंगे लक्षण प्रारूपी। आई होप आपको समझ में आएगा। इस दोनों पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार कंफ्यूजन होती क्या है कि जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप समझ में नहीं आ पाती। तो फिर एक बार रिपीट करते हैं कि किसी जीव की जीवी संरचना यानी कि जनकों द्वारा जो संततियों में गुण आए और वो हमें दिखे कि कौन सा युग्मक संलयन कर कर क्या दिखला रहा है, क्योंकि जीन ही वो गुण है जो ढोने का काम करेगा। वो गुण कौन कौन से होते हैं, हो सकते हैं शरीर की बनावट, लंबाई, त्वचा, बालों का रंग, बालों के का, ये सब होंगे जीनी संरचना। यहाँ पर आपको जो दिखा मतलब ये कि हमने यहाँ पर मेंडल की एक जीनी वंशागति को हमने देखा कि कैपिटल टी लंबे पौधे के लिए लिया हमने, स्मॉल टी बौने पौधे के लिए लिया हमने। तो यहाँ जब हम इसमें इनके दोनों जनकों में जब युग्मक का संलयन कराया तो F1 जनरेशन में सभी के सभी क्या मिले, लंबे पौधे मिले। तो यहाँ जो जीनी संरचना हमको दिख रही है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सारे के सारे क्या होंगे, जीन प्रारूपी होंगे। हाँ, और इनमें जो हमको लक्षण दिखेगा, लक्षण क्या दिख रहा है कि ये सभी के सभी लंबे हैं। लंबे क्यों, क्योंकि हमने इसके पिछले वीडियो में बताया था कि जो मेंडल ने अपने विपरीत लक्षणों को 7 विपरीत लक्षणों को लिया था, जिसमें से ऊंचाई, आकार, स्थिति, सारी चीज को लिया था। तो उनमें से जो प्रारूपिक हैं और एक अप्रारूपिक है, तो प्रारूपिक हर एक जनरेशन में अपने गुण को आगे रखना चाहेगा और रखते भी हैं, और अप्रारूपी अपने गुण को छिपा कर रखते हैं। तो यहाँ एक संकरण में देखना चाहा मेंडल ने कि एक जीनी संरचना में क्या था कि यहाँ पर जो बौने पौधे हैं वो F1 जनरेशन में थोड़े बहुत भी नहीं दिख पाए। हाँ, ये जब F1 जनरेशन स्वतः परागण कराया गया तो F1 जनरेशन के स्वतः परागण के बाद F2 जनरेशन में 25% दिख पाए क्या, बौने पौधे। F2 पौधों में 25% दिख पाए बौने पौधे, जबकि 75% क्या दिखे, लंबे पौधे। तो इस वाले पूरे फिगर को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल हमको इन पॉइंट को समझना है जो एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि मेंडल ने लक्षणों को वंशागत करने वाली इन्हीं इकाइयों को
क्या कहा था, अनुवांशिक तत्व। इसके पहले वीडियो में बताया था कि मेंडल ने अपने प्रयोग में, मतलब एक संकरण प्रयोग या 2 संकरण प्रयोग में जितने प्रयोग उन्होंने किया, तो उन्होंने बताया कि कोई ऐसे तत्व हैं, अनुवांशिक तत्व हैं, जो जनक से संततियों में किसी भी अनुवांशिक लक्षण को ढोने का काम करते हैं। वो लक्षण हो सकता है अच्छा हो सकता है वो लक्षण बुरा भी हो, ठीक, तो वो सब ढोने का काम करते हैं। तो उसी अनुवांशिक तत्वों को कोरेंस ने कारक नाम दिया था, और आजकल हम उसी चीज को जीन्स के नाम के जानते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद करना होगा कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि अनुवांशिक पदार्थ कौन है, डीएनए, और अनुवांशिक इकाई कौन है, तो जीन। अब आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 में बोल रहा है कि मेंडल ने गुणों की वंशागति के लिए जिम्मेदार उन कारकों को एक प्रतीक के रूप में व्यक्त किया। मतलब ये कि वो हमेशा एक खास चिन्ह के साथ दिखेंगे, ठीक, और वो 2 जो विपरीत होंगे, वो 2 विपरीत क्या कहलाएंगे, युग्म विकल्पी, जिसको हम बोलते हैं एलेलील। इसको हम क्या बोलते हैं, एलेलील, यानी युग्म विकल्पी। इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना होगा, क्योंकि ये पॉइंट आपको संयुग्मी यानी कोडोमिनेंस वाले टॉपिक में मिलेगा, जहां पर आपको रक्त के बारे में जानना होगा कि एक रक्त समूह के मैक्सिमम यानी अधिकतम कितने एलील या युग्म विकल्पी होते हैं। तो यहां बात हो रही है कि मेंडल ने अपने गुणों की वंशागति के लिए जो भी कारक जिम्मेदार थे उनको एक प्रतीक के रूप में व्यक्त किया। अब व्यक्त किया मगर विपरीत लक्षण वाले जो होंगे, मतलब ये कि अगर ये जो दिख रहे हैं तो ये दोनों एक प्रकार के कारक एक समान होंगे। हाँ, अगर ये दोनों विपरीत हैं तो विपरीत वाले को हम क्या बोलेंगे, युग्म विकल्पी। पॉइंट नंबर 9 पे आते हैं। तो पॉइंट नंबर 9 क्या बोल रहा है कि मेंडल ने प्रभावी लक्षण के कारक को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से दर्शाया। तो कौन से कारक को, जो प्रभावी कारक थे उनको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से दर्शाया, और जो अप्रभावी कारक थे उनको अंग्रेजी के स्मॉल अक्षरों से दर्शाया। जो हमने यहां दिखाया आपको कि लंबे पौधे जो हमारे हैं, तो उन लंबे पौधों को हमें कैपिटल टी से दिखाना होगा, ठीक, या सिंपल ये समझिए कि जो प्रभावी गुण वाले होंगे, यहां हमने एक चीज को लिया, क्या, एक जीव संरचना में हमने सिर्फ एक ही लक्षण को लिया, यानी एक ही कैरेक्टर को लिया, वो था पौधे की ऊंचाई, जिसमें हमने लंबे और बौने पौधे को लिया। अगर इसी तरह आप किसी और चीज को ले लें, मान लेते हैं आप किसी फूल के रंग को ले लें, हम फूल के रंग को भी हमने देखा था उस 7 विपरीत लक्षणों में। तो एक आपका लक्षण मिला था जो था कि सफेद फूल और बैंगनी फूल थे। तो बैंगनी जो फूल था वो प्रारूपिक गुण दिखा रहा था, और सफेद फूल कैसा था, अप्रारूपिक गुण दिखा रहा था। तो वही अगर हम लेना चाहेंगे तो बैंगनी के लिए जो आप यूज करेंगे वो आप करेंगे कैपिटल बी, क्योंकि ये प्रारूपी है। तो मेंडल ने कहा कि अपने प्रभावी लक्षण के लिए, जो प्रभावी लक्षण है उनके लिए हमें अंग्रेजी का बड़ा अक्षर यानी कैपिटल अक्षर यूज करना होगा, और जो अप्रभावी लक्षण है उनके लिए हम स्मॉल लेटर यूज करेंगे। तो यहां हमने बताया कि बैंगनी रंग के लिए हमने क्या यूज किया, कैपिटल बी, और वही हम उसी सफेद फूल को ले लें तो हम क्या लगाएंगे, स्मॉल w और स्मॉल w, ठीक। तो ये थी पॉइंट नंबर 9, जिससे हमें समझना होगा कि लंबे के लिए हम लंबेपन के लिए कैपिटल टी, बौनेपन के लिए स्मॉल टी। सबसे बड़ा पॉइंट आपको समझना होगा कि जब कभी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको एग्जाम के हर एक पॉइंट में जहां आपको उदाहरण देना पड़े, जहां लगता हो कि नहीं उदाहरण आ रही है, एग्जाम्पल आ रहे हैं, वहां आप बेझिझक एग्जाम्पल को देने के लिए तत्पर हो, क्योंकि इससे क्या होता है कि एग्जामिनर को ले रहे हैं कि आप सारे चीज को अच्छे से जानते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल था कि 9वें पॉइंट में मेंडल ने कहा कि जो भी प्रभावी लक्षण है, तो प्रभावी लक्षणों को हम दिखाएंगे कैपिटल टी से, यानी मुख्य रूप से बड़े अक्षरों से, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से, और जो अप्रभावी है उनको हम दिखाएंगे अंग्रेजी के स्मॉल अक्षरों से। तो
इन बातों के लिए आपको जैसे समझना बहुत जरूरी होगा कि किसी पॉइंट लिख देने से नहीं होता है। अगर जैसे वहां आ रहा है तो आप वहां दिखाइए। जैसे हमने यहाँ पर एक जीनी संरचना में जाना कि मेंडल ने अपने इस एक जीनी संरचना में मुख्य रूप से विपरीत लक्षणों में से एक लक्षणों को लिया, पौधे की ऊंचाई, जिसमें लंबे और बौने थे। तो हमने आज जैसे समझाया क्या कि लंबेपन के लिए हम क्या लेंगे, कैपिटल टी, क्योंकि प्रभावी लक्षण दिखाते हैं। बौनेपन के लिए क्या लेंगे, स्मॉल टी, क्योंकि ये अप्रभावी लक्षण दिखाते हैं। ठीक, अब हमें बताया आपको पहले इसके ऊपर वाले टॉपिक में, ये ऊपर वाले पॉइंट में 8 वाले में हमने समझाया कि अगर दोनों गुणों के जिम्मेदार के लिए हम एक प्रतीक चिन्ह देते हैं तो हमने प्रतीक चिन्ह दे दिया। अगर वो दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत, मतलब क्या, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, तो इसके लिए हम उसको क्या बोलेंगे कि ये एक दूसरे के क्या है, युग्म विकल्पी हैं, यानी एलिलिन। क्या है, युग्म विकल्पी या एलिलिन है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, हम यहां देखेंगे। पॉइंट नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि प्रत्येक जनक कोशिका में एक ही गुण को व्यक्त करने के लिए 2 कारक होते हैं। पॉइंट जरूर समझिएगा, यहां बोल रहा है कि प्रत्येक जनक कोशिका को एक ही गुण को व्यक्त करने के लिए 2 कारक होते हैं। अगर वो कारक एक समान रूप से हो तो उसको हम बोलेंगे समयुग्मजी। जैसे यहां कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, तो इस तरह के गुण अगर मिले तो हम बोलेंगे समयुग्मजी, यानी होमोजाइगस बोलेंगे। अगर वही गुण या वही कारक एक दूसरे के विपरीत मिलेंगे तो वैसे गुण को हम बोलेंगे क्या, विषम युग्मजी। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे हेटेरोजाइगस। तो ये पॉइंट आपको कभी भी एग्जाम में पूछेगा आपसे कि मेंडल के एक जीनी वंशागति या एक जीनी संरचना को समझाइए या बतलाइए। तो वहां आपको जो भी एग्जाम में क्वेश्चन लिखने होंगे लैंग्वेज में ना लिखकर पॉइंट वाइज लिखने होंगे। जैसे यहाँ आपको लिखवाया गया सारे पॉइंट, ये आपके नोट्स में जब भी होंगे आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम लोग समझने के लिए कि एक जीनी वंशागति में मेंडल ने क्या किया। तो मेंडल, हमने बताया कि मेंडल ने अपने एक जीनी संरचना या एक जीनी वंशागति के लिए अपने लिए हुए विपरीत लक्षणों में से एक लक्षण को चुना। वह लक्षण था पौधों की ऊंचाई। पौधों की ऊंचाई में लंबे और बौने पौधों को उन्होंने चुना। तो चुनने के बाद उन्होंने उन पौधों का संकरण कराया और संकरण के पश्चात उन्होंने बताया कि एक जीन की वंशागति का अध्ययन इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक, उन्होंने पाया क्या कि इस संकरण से उत्पन्न जो बीज हमारे पास मौजूद हुए, जो बीज मौजूद हुए, वो बीज के प्रथम संकरण पीढ़ी में, मतलब F1 जनरेशन पीढ़ी में सभी के सभी पौधे लंबे आए। मतलब कि बौने पौधों का कोई गुण F1 जनरेशन पहले संतति पीढ़ी में नहीं दिखा। ठीक, उसके बाद उन्होंने कहा कि वही अगर हम स्वतः परागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन कराया, तो F1 जनरेशन का जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो वहां F2 जनरेशन में 25% बौने पौधों का गुण मिला और 75% लंबे पौधों का गुण मिला। यानी ये कि ये जो जीनी संरचना है ये मुख्य रूप से जनकों के ऊपर निर्भर ना होकर उनके मौजूद जो जीन उनको ढोने का काम कर रहे हैं उनके ऊपर निर्भर करते हैं। ये अध्याय से या इस टॉपिक से मेंडल ने यही बतलाया कि जनकों के ऊपर वो निर्भर ना होकर उनके द्वारा जो गुण जीन द्वारा उनके संततियों में आ रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है और यही जीन अनुवांशिक इकाई का कार्य भी करता है। तो ये जीन क्या करेगा कि वो कौन सा गुण हमें जनक से संततियों में लेके जाना है, ये वो जीन निर्णय करेगा और वो डीएनए उन पदार्थों को ढोने का काम करेगा और जीन उनको कार्य कराने का काम करेगा। तो यहाँ हमने देखा कि F1 जनरेशन और F2 जनरेशन में अनुपात हमको मिला। तो F2 जनरेशन में अनुपात क्या मिला, 3:1। मतलब आमतौर पर आप क्या कर सकते हैं कि 3:1 को यहां से देखना चाहें एक छोटा सा फिगर जो अगले वीडियो में अच्छे से हम जानेंगे।
तो यहां हमने लिया था कैपिटल टी लंबे पौधे के लिए, स्मॉल टी बौने पौधों के लिए, जबकि ये हमारे क्या है जनक। ये क्या कहला है जनक। तो इनसे जो F1 जनरेशन में ये है F1 जनरेशन, इनमें जो संततियां बन के आई इनमें जो संततियां बन के F1 जनरेशन में सभी के सभी क्या हुए लंबे हुए। लंबे कहने का अर्थ ये क्योंकि ये सभी प्रारूपी गुण दिखाए। अगर ऐसा कभी भी दिखेगा कि एक आए कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, मतलब क्या कि युग्म विकल्पी आए तो हमेशा ये अपना गुण आगे रखेगा, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि सभी के सभी क्या है लंबे पौधे। उसके बाद इसी F1 जनरेशन के संततियों का अगर हम स्वतः परागण कराते हैं तो यहां से तैयार होता है F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में जो भी संततियां आएंगी उनमें से देखा ये गया कि ये तीन क्या हैं लंबे पौधे हैं और एक क्या है बौना पौधा है। यानी कि ये बताया गया कि F2 जनरेशन में 25% किसके गुण दिखे बौने पौधे के और 75% गुण किसके दिखे लंबे पौधे के। तो यहां आप बतलाएंगे कि जीन प्रारूपी गुण क्या होगा, तो याद कर लीजिए जीन प्रारूपी जो लक्षण यहां है इस वाले में, तो यहां आपको दिख रहा है कि F2 जनरेशन में जीन प्रारूपी क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहां आप क्या बोलेंगे कि एक अनुपात इनका होगा, 2 अनुपात इनका हुआ और 1 अनुपात इनका हुआ। तो ये क्या हो गया जीन प्रारूपी। या तो आप इस रेशियो को दिखा सकते हैं या तो आप इस फिगर वाले पूरे लेटर को दिखा सकते हैं। जो तुमने पहले आपको बताया कि जीन प्रारूप वो होगा जो जनकों द्वारा संततियों में आता हुआ दिखेगा कि कैसे उनके युग्मक के संलयन से वो सामने आपके जीन के रूप में आ रहा, तो वो होगा आपका जीन प्रारूप। हाँ, अब ये आपसे पूछेगा कि लक्षण प्रारूपी, तो लक्षण प्रारूपी यहाँ आपको दिख रहा है कि यहाँ 3 क्या है, ये 3 है लंबे और 1 है बौना। तो लक्षण प्रारूपी होगा आपका 3:1। तो ये 3:1 जो 1 है वो 3:1 आपका क्या कहलाएगा लक्षण प्रारूपी। तो इसको आप ऐसे करेंगे 3:1 लक्षण प्रारूप। और यहां आप बताएंगे कि ये 3 लंबे हैं और 1 क्या है बौना है। ये हुआ आपका लक्षण प्रारूप। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इन सारे पॉइंटों को आपको अच्छे से याद करने होंगे, जानने होंगे, जो इस फिगर को हम अगले लेक्चर में भी रिवाइज करेंगे जब हम पढ़ेंगे एक संकरण में एक संकरण पर जहां मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे हम लोग, तो वहां हम पढ़ेंगे कि पनेट स्क्वायर, एक साइंटिस्ट थे जहां पनेट स्क्वायर दिया था कि कैसे हम चेकर बॉक्स में इन सारे एक संकरण या द्विसंकर संकरण को कैसे हम उस चेकर बॉक्स स्क्वायर में फिट कर और उस चीज को हम करके दिखाएंगे। तो फिलहाल ये समझाने के लिए था कि कैसे हम जानेंगे कि कोई भी जनक द्वारा वह युग्मक जीन के द्वारा संततियों में आता है तो F1 जनरेशन में अनुपात क्या मिलता है और F2 जनरेशन में अनुपात क्या मिलता है। तो ये था एक जीनी संरचना।
और इस सारे पॉइंट को आपको नोट करने होंगे, अच्छे से जानने होंगे और लिखने होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।